दोस्तों 7 अक्टूबर के सुबह इजराइल पे पैलेस्टाइन के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास वो एक मैसिव एयर स्ट्राइक कर देता है, जिसमें इजराइल के 1200 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग इंजर्ड भी रहते हैं। दोस्तों उनमें से 120 से भी ज़्यादा लोगों को टेररिस्ट जो थे वो अपने साथ एज ए हॉस्टेजेस गाजा स्ट्रिप पर ले गए थे। दोस्तों वैसे तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसे आयरन डोम कहा जाता है, वो दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। बट उस दिन वो एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल रहता है, जिसकी वजह से एक मैसिव मैसेकर देखने को मिलता है। दोस्तों इजराइल का कहना है कि उस दिन उस पर 20 मिनट में 2000 से भी ज़्यादा मिसाइल स्ट्राइक हुआ था, बट हमास के माने उसका कहना है कि वो सिर्फ 20 मिनट में 5000 से भी ज़्यादा मिसाइल स्ट्राइक किया था। तो दोस्तों यही रीज़न हो सकता है कि उस दिन एयर डिफेंस सिस्टम जो है आयरन डोम वो भी डिफेंस करने में फेल रहता है और 1200 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और दोस्तों काउंटर अटैक में इजराइल भी स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है और वो भी हमास पे एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। दोस्तों 7 अक्टूबर से लेकर आज तक 9000 से भी ज़्यादा पैलेस्टीनियन को मौत हो चुका है और 12000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। और दोस्तों अभी इजराइल ने अपना ग्राउंड इन्वेंशन भी शुरू कर दिया है। पर दोस्तों सवाल ये है कि मोसाद जैसे इतने बड़े इंटेलिजेंस एजेंसी को इतने बड़े अटैक के बारे में कैसे पता नहीं चला, इतने बड़े इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ, और क्या ये एक्चुअली में एक इंटेलिजेंस फेल्योर है या फिर इंटेलिजेंस को इग्नोर किया गया है। और दोस्तों ये हमास कौन है, क्या करता है, ये वार क्यों हो रहा है, ये वार का रिजल्ट क्या हो सकता है, आइए इस वीडियो में हम इसे डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों दुनिया भर में कहीं भी अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम रहता है और जिसका सलूशन आज तक नहीं निकला हो तो उनके पीछे ब्रिटिशर्स का ही हाथ होता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हो गया, इजराइल पैलेस्टाइन हो गया। और दोस्तों ये इजराइल पैलेस्टाइन का वार कोई नया चीज़ नहीं है, ये 1948 से ही चलता आ रहा है। दोस्तों 1948 में ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन को ज्यूस और मुस्लिम दोनों के बीच में बांटा गया था। 14 मई 1948 को यूएन एक पार्टीशन प्लान लाता है और पैलेस्टाइन को डिवाइड करके इजराइल का क्रिएशन होता है। दोस्तों उससे पहले इजराइल नाम का कोई कंट्री दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। और दोस्तों इन सब में अरब कंट्रीज़ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका पैलेस्टाइन को डिवाइड किया जाए और उन्हें ज्यूस को दिया जाए, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे अरब्स को भी बोला गया था कि आपको हम पैलेस्टाइन दे देंगे। दोस्तों ब्रिटिश की ओर से अरब को और ज्यूस को दोनों की ये वादा किया गया था कि आफ्टर वर्ल्ड वार 2 हम पैलेस्टाइन आपको दे देंगे, ताकि वो दोनों से ही अपना फ़ायदा ले सके। तो पार्टीशन को लेके अरब कंट्रीज़ में बहुत नाराज़गी होती है और 15 मई 1948 मतलब इजराइल के क्रिएशन होने के सिर्फ एक दिन के बाद अरब कंट्रीज़ मिलके इजराइल पर अटैक कर देते हैं। दोस्तों अरब लीग्स में इजिप्ट, इराक, जोर्डन, सीरिया, लेबनान और सऊदी अरेबिया इतने सारे कंट्रीज मिलके इजराइल पे जब अटैक करते हैं तो लगता है कि इजराइल को आसानी से हरा देंगे। बट दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इजराइल अरब कंट्रीज को हरा देता है और यूएन प्रपोज पैलेस्टाइन के 60% एरिया अपने कंट्रोल में ले लेता है। और दोस्तों जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है वो अपने जोर्डन के पास चला जाता है और जो गाजा स्ट्रिप वाला इलाका होता है उसे इजिप्ट अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो ये सब के बाद पैलेस्टाइन नाम का कोई कंट्री मौजूद ही नहीं रहता है। और दोस्तों जो ये अरब देश था वो पैलेस्टाइनियन के लिए लड़ तो रहे थे, बट उन्हें कोई सिटीजनशिप देने के लिए राजी नहीं था। और दोस्तों इस बीच 1967 में और एक वार होता है और इस बार इजराइल का वार जोर्डन, इजिप्ट, सीरिया से होता है और इस वार में भी इजराइल का ही जीत होता है। और जीतने के बाद इजराइल इजिप्ट से जो गाजा स्ट्रिप वाला इलाका था वो उससे ले लेता है और जोर्डन के पास जो वेस्ट बैंक वाला इलाका था वो इजराइल से अपने कंट्रोल में ले लेता है। और जो यूएन के कंट्रोल में था जेरूसलम वाला इलाका वो भी इजराइल अपने कंट्रोल में ले लेता है, क्योंकि जेरूसलम ज्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। दोस्तों 2 वार ख़त्म होने के बाद 1973 में फिर से और एक वार होता है, जिसे हम यम किपुर वार के नाम से भी जानते हैं। इजिप्ट एंड सीरिया मिलकर सडनली इजराइल पे अटैक कर देते हैं और दोस्तों इस बार भी इजराइल का ही जीत होता है। और दोस्तों इतने सारे वार के बाद जो अरब थे वो थक गए थे, उन्हें पता चल गया था कि वार से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, बल्कि जो इजराइल के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चला जा रहा था, इजराइल अपने कंट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन ले रहा था। तो दोस्तों इस वार के बाद इजिप्ट और जोर्डन दोनों मिलकर इजराइल के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच एक पीस ट्रीटी साइन होता है, जिसे कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं। और इस ट्रीटी के लिए जो तब की इजराइल पीएम थे बेंजीन और इजिप्ट प्रेसिडेंट सदात, उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है। तो देखा जाए तो दोस्तों जितने भी वार हुआ है इन सब वार के बाद इजराइल को ही फायदा हुआ है। इजराइल अपने कंट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन ले रहा था। और देखिए दोस्तों इन सब वार के बाद पूरा एरिया इजराइल के कंट्रोल में आ जाता है। अगर आप मैप में देखेंगे
तो हर वार के बाद मैप कुछ इस तरह का दिखता है। और दोस्तों ये सब के बाद पैलेस्टीनियन को लगता है कि अपने हक के लिए, अपने ज़मीन के लिए खुद को ही लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए पैलेस्टाइन के अंदर ही बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का क्रिएशन होने लगा, लाइक फतह, PLO, हमास, इस्लामिक जिहाद और बहुत सारे पार्टी ऐसे थे जो कि पैलेस्टाइन के अंदर बनने लगे थे। और बेसिकली फतह और PLO जो थे वो वेस्ट बैंक पर राज करते थे और हमास जो था वो गाजा स्ट्रिप पर राज करता था। और देखिए दोस्तों, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही था, आर्म स्ट्रगल करके अपने ज़मीन को इजराइल से वापस लेना। दोस्तों फर्स्ट इंतिफादा के टाइम पे, मतलब 1987 के टाइम पे ही हमास का क्रिएशन होता है और बहुत सारे कंट्रीज उन्हें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा भी दिया है। और दोस्तों एट द सेम टाइम बहुत सारे अरब कंट्रीज उन्हें फ्रीडम फाइटर्स भी मानते हैं। दोस्तों फर्स्ट इंतिफादा के बाद PLO को लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा था और ये इजराइल को बहुत परेशान कर रहा था, तो इजराइल ही हमास को फंडिंग वगैरह करके उसे बढ़ाया था। PLO को काउंटर करने के लिए हमास को फंडिंग किया गया था और इसे बढ़ाया गया था और आगे चल के यही हमास इजराइल को बहुत परेशान करने लगा। और ये बात जो यासिर अराफत थे PLO के हेड, वो भी खुद जिक्र किए थे। दोस्तों खुद के बनाए हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, हमास को, आज तक इजराइल कंट्रोल नहीं कर पाया। हमास के गरिला वारफेयर का जवाब इजराइल के पास आज तक नहीं है और आज जाके हमास इतने बड़ा एयर स्ट्राइक कर देता है इजराइल पे। तो दोस्तों जो मेन पॉइंट था, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ, वहाँ पे वापस आते हैं। दोस्तों इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है। माना जाता है कि इनके एजेंट्स दुनिया के हर जगह पे होते हैं और ये हर पैलेस्टाइन के मिलिटेंट्स ग्रुप के अंदर भी होते हैं और उनका प्रेजेंस हर जगह पे है। तो दोस्तों सवाल ये है कि इतने बड़े इंटेलिजेंस एजेंसी को इतने बड़े अटैक के बारे में कैसे पता नहीं चला, जबकि हमास के जो टेररिस्ट थे इतने सारे मिसाइल को पैलेस्टाइन के अंदर ही, मतलब गाजा स्ट्रिप के अंदर ही स्टॉक पाइलिंग कर रहे थे। दोस्तों अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, इजिप्ट का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी बार बार वार्न कर चुका था इजरायली एजेंसी को कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर ये सब इजरायली गवर्नमेंट और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा इग्नोर किया गया। देखिए दोस्तों, इग्नोर करने का भी मेनी रीजन हो सकता है। लाइक इजराइल या तो हमास को इतना पावरफुल नहीं समझता होगा कि वो इतना बड़ा अटैक कर पाएगा, तो हमास को आइदर वो अंडर एस्टिमेट कर रहा था, या फिर इजराइल के जो अभी के PM है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ अपने ही देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। उनके गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं थे और उनका गवर्नमेंट कोलैप्स करने का भी डर था। और दोस्तों इजराइल अपने देश के ही इंटरनल प्रॉब्लम में बिजी था, जिसका फायदा हमास ने उठाया। तो दोस्तों हमास के ये अटैक के बाद लोगों का पूरा ध्यान इस वार पे आ जाता है और इजराइल भी जो स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है और इजराइल के पास अभी एक अच्छा मौका है, वो पूरी तरह से हमास को हरा के अपने लोगों का ट्रस्ट फिर से जीत सके। और दोस्तों जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी वार हुआ है उससे इजराइल का ही फायदा हुआ है, वो कुछ ज़्यादा ज़मीन अपने कंट्रोल में ले लेता था। तो दोस्तों इस वार में क्या होगा क्या नहीं, वो तो इस वार के एंड के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी इजराइल ने ये क्लियर कर दिया है कि वो गाजा स्ट्रिप पर अपना कंट्रोल नहीं रखेगा। और दोस्तों इस वार में अभी बहुत सारे देश का इंटरफेरेंस भी होने लगा है, जैसे कि ईरान, चाइना और रसिया भी इस वार में अभी इन्वॉल्व होने लगे हैं। दोस्तों ईरान पहले से ही हमास को सपोर्ट कर रहा था, जिस वजह से इस अटैक के टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है। दोस्तों वैसे तो हमास की ओर से ये जारी किया गया है, लास्ट ईयर जो इजरायली मिलिटेरी के द्वारा जो वायलेंस हुआ था अल-अक्सा मॉस्क में, वो उसका बदला ले रहे हैं और इस ऑपरेशन को हमास ने अल-अक्सा फ्लॉड का नाम दिया था। दोस्तों आपको याद होगा हाल ही में ही इंडिया में एक G20 समिट हुआ था और जहाँ पे इंडिया ने एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्लान लाया था और इसे सब कंट्री ने यूनानिमसली एक्सेप्ट भी किया था। दोस्तों इस कॉरिडोर का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और इसे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका काउंटर माना जाता है। और दोस्तों इस कॉरिडोर को यूएस का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उसे चाइना को काउंटर करने के लिए और एक पॉइंट मिल गया है। दोस्तों क्योंकि आप अगर इस मैप में देखेंगे, जो IMEC कॉरिडोर है वो सऊदी होके इजराइल को कनेक्ट करके यूरोप तक जाता है और क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ट्रेड रूट है तो इसे सबका सपोर्ट भी मिलता है। बट उससे चाइना और ईरान को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इस ट्रेड रूट से आप ईरान को बाईपास कर रहे हैं। बट दोस्तों ये जो कॉरिडोर है IMEC कॉरिडोर, उसे सक्सेस होने के लिए इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच का जो रिश्ता है उसे सुधारना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच का जो ये रिश्ता है वो 1948 से ही बहुत ख़राब चल रहा है। तो दोस्तों इसीलिए यूएस की ओर से बहुत सारे कोशिश किया गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ पीस एग्रीमेंट साइन हो जाए ताकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भी सक्सेस हो जाए। तो सऊदी और इजराइल के बीच का रिश्ते को सुधारने के लिए यूएस की ओर से काफ़ी कोशिश किया जाता है
और जब फाइनली सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एग्री हो जाते हैं और कुछ दिन में इजराइल और सऊदी का एक मीटिंग भी होने वाला था, बट तभी इजराइल और पैलेस्टाइन का ये वार हो जाता है। तो दोस्तों माना यह भी जाता है कि इस ट्रेड रूट को सक्सेस होने ना दिया जाए, इसलिए ईरान ने ही हमास के द्वारा ये अटैक किया है इजराइल पे, ताकि मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो और ये ट्रेड रूट सक्सेस ना हो पाए। बट दोस्तों रीजन कुछ भी हो, वो ज़मीन का हो, रिलीजियस का हो या फिर ट्रेड का हो, वार से कभी किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ है। दोस्तों इस वार से नुकसान सिर्फ पैलेस्टाइन के मासूम लोगों का हो रहा है, ना कि हमास के टेररिस्ट का। हमास के टेररिस्ट तो मर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ पैलेस्टाइनियन के ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन का भी डेथ हो रहा है। दोस्तों गाजा में 23 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से आधी पॉपुलेशन सिर्फ बच्चों का ही है। और दोस्तों 7 अक्टूबर से शुरू हुआ इस वार में इजराइल कंटिन्यूसली गाजा पे अटैक कर रहा है, तो इसमें ना सिर्फ हमास के टेररिस्ट मर रहे हैं, बल्कि गाजा स्ट्रिप पे रहने वाले मासूम बच्चों का भी जान जा रहा है। दोस्तों गाजा अथॉरिटी के हिसाब से अभी तक 9,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुका है, जिनमें से 3,000 से भी ज़्यादा सिर्फ चिल्ड्रेन ही थे। दोस्तों गाजा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई या फिर फूड सप्लाई कुछ भी हो, वो सब इजराइल के कंट्रोल में ही रहता है। लेकिन ये वार शुरू होने के बाद इजराइल ने वो सब अभी कट कर दिया है, तो उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। अब इंटरनेशनली इजराइल पे बहुत प्रेशर भी पड़ रहा है कि सीज फायर करने के लिए, बट इजराइल के पीएम जो थे वो साफ मना कर चुके हैं कि हमास को खत्म होने के बाद ही ये सीज फायर होगा। दोस्तों टेररिस्ट खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके बदले में ह्यूमैनिटी नहीं। इजराइल को भी पीसफुली रहने का हक है, एट द सेम टाइम पैलेस्टाइनियन का भी हक है वो उनके ज़मीन में शांति में रह सके। दोस्तों मैं हूँ राकेश पंडा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।